Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 6 of chapter number 13 Organisms and Populations. प्रीवियस सेशन के अंदर पॉपुलेशंस के कुछ एट्रीब्यूट्स कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे. नेक्स्ट कैरेक्टर है उनकी एज का डिस्ट्रीब्यूशन. सो पॉपुलेशन इज फॉर्म्ड ऑफ इंडिविजुअल विथ अकॉर्डिंग टू देयर एजेस. अब पॉपुलेशंस के अंदर तो अलग अलग एज के नंबर ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं. सो उनको हम लोग 3 अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड करेंगे. पहला है प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप जिसके अंदर इमेच्योर एनिमल्स होंगे. सेकंड है रिप्रोडक्टिव ग्रुप जिसमें सेक्सुअली मैच्योर एनिमल्स होंगे. एंड नंबर ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप जिसमें ओल्ड एनिमल्स होंगे वेयर द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी हैज़ बीन स्टॉप. सो कोई भी पॉपुलेशन का बर्थ रेट, डेथ रेट एंड ग्रोथ जो है आर डिटरमाइंड बाय देयर एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस. कि दिए हुए पॉपुलेशंस के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से इंडिविजुअल्स है उसके ऊपर से उसका बर्थ रेट, डेथ रेट एंड ग्रोथ डिसाइड किया जा सकता है. सो वो डिसाइड करने के लिए पॉपुलेशन का एक दूसरा एट्रीब्यूट है जिसका नाम है एज पिरामिड. सो अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस. जो हमने 3 ऊपर कैरेक्टर डिस्कस किए वही. इफ age distribution is plotted for the populations, the resulting structure is called an age pyramid. age का distributions कैसे? परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप. जैसे मैंने आपको 3 ग्रुप दिए तो तीनों ग्रुप के अगर आप परसेंटेज निकालते हो और उनको एक ग्राफ के फॉर्म में अगर आप अरेंज करते हो देन वो ग्राफ को बोला जाता है एज का पिरामिड. सो एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने एज पिरामिड की डेफिनेशन दी हुई है. द डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ अ पॉपुलेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. कि भाई कोई भी पॉपुलेशन के अलग अलग एज के ग्रुप को अगर आप ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करते हो देन उसे बोला जाता है एज पिरामिड. जब एज पिरामिड कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो सबसे ऊपर रखा जाता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले पर्सन को, मिडल में होगा रिप्रोडक्टिव एंड सबसे नीचे बॉटम में क्या होता है प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप. सो आपको स्क्रीन के ऊपर एज पिरामिड दिख रहे हैं ह्यूमन के पॉपुलेशंस के लिए. सो फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड्स जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मेल एंड फीमेल इन डायग्राम. तो सबसे ऊपर पिंक कलर वाले जितने हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मिडल में है वो रिप्रोडक्टिव एंड सबसे नीचे है वो प्री रिप्रोडक्टिव. अब ये पिरामिड के शेप के बेसिस पे हम लोग ये भी बता सकते हैं कि वो पॉपुलेशंस का ग्रोथ हो रहा है, कम हो रहा है या वो स्टेबल है. सो शेप ऑफ पिरामिड ऑल्सो शोज रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशंस कि वेदर इट इज ग्रोइंग, इंक्रीज हो रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मैनर में है या तो वो डिक्लाइनिंग मतलब डिक्रीज हो रहा है. सो ये आपको दिख रहा है एक्सपांडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग. अब तीनों को कैसे आप डिसाइड कर सकते हो? तो आपको देखना है कि अगर बॉटम में प्री रिप्रोडक्टिव के परसेंटेज ज़्यादा हो तो वो पॉपुलेशन एक्सपांडिंग हो रहा है जिसका शेप ट्रायंगल होगा. दूसरा, अगर प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव तीनों अगर नियर अबाउट एक दूसरे से सेम है वो पॉपुलेशन होगा स्टेबल जिसका बेल शेप मिलेगा. एंड अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम हो एज कंपेयर टू द रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो वो साइड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस होगा जिसका शेप होगा अर्न शेप. तो आप यहाँ पे भी तीनों में देख सकते हो कि ये कंटिन्यूसली ट्रायंगल शेप में हो रहा. ये तीनों लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते परसेंटेज में है. यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज कंपेयर टू द पोस्ट एंड रिप्रोडक्टिव कम है तो वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है. सो ये था एज का डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड. नाउ द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट. अब पॉपुलेशन का साइज अगर बड़ा है तो शायद उसने बहुत सारे कंपटीशंस की होगी तभी जाकर के उसके पॉपुलेशन का साइज बढ़ा. सो पॉपुलेशन की साइज हम लोगों को बहुत कुछ कहती है उसके हैबिटेट के अंदर के स्टेटस के बारे में. वॉट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट
इन अ पॉपुलेशन। कोई भी इकोलॉजिकल प्रोसेस को आप पॉपुलेशन के अंदर इन्वेस्टिगेट करो, बी इट द आउटकम ऑफ, या तो वो कंपटीशन करके आया होगा विथ अनदर स्पीसीज, या तो द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेटर, या तो वो प्रीडेटर की वजह से शायद उनके नंबर कम हो गए होंगे, और द इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। नंबर कम होने के पीछे वो भी रीज़न हो सकता है कि पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन, या तो उसके ऊपर पेस्टिसाइड को स्प्रिंकल किया गया हो। सो वी ऑलवेज इवेल्युएट, चेक देम। So we always evaluate or check them in the terms of any change in the population size। कि population की size हम लोग always check करते रहते हैं कि उसके अंदर कोई change होता है कि नहीं होता। तो size का मतलब क्या होता है? तो size in nature could be a low less than 10, 10 से कम भी हो सकता है, और go into the million, millions में भी हो सकता है। तो 10 से कम, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है सिबेरियन क्रैंस, एक एनिमल एट द भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर। कोई भी एक साल में सिबेरियन क्रैंस भरतपुर वेटलैंड एरिया के अंदर जो भी बर्ड्स है वो खाली 10 से कम है, तो उनका भी पॉपुलेशन का साइज 10 से कम है। और क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विद इन द पॉन्ड, तो उनके नंबर मिलियंस में। सो पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, नीड नॉट नेसेसरीली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली। तो हर बार आप उसको नंबर्स में ही मेज़र करो ऐसा ज़रूरी नहीं। सो पॉपुलेशन डेंसिटी का डेफिनेशन लिखा हुआ है मैंने, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन यूनिट एरिया और यूनिट वॉल्यूम इन अ गिवन टाइम। दिए हुए टाइम में यूनिट एरिया और यूनिट वॉल्यूम के अंदर के टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं उसको बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे आप फिजिक्स के अंदर यूज़ करते हो मास अपॉन द वॉल्यूम, पर यहाँ पे कुछ अलग डेफिनेशन है। फॉर्मूला कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाई A होल डिवाइडेड बाई T। सो कैपिटल D भी आप बता सकते हो डेंसिटी के लिए, स्मॉल n नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, T मतलब टाइम, एंड A मतलब एरिया। So now, although total number is generally the most appropriate measure of population density, obviously number population density का सबसे best measure criteria consider किया जाता है, but it is in some cases either a meaningless or difficult to determine। पर कभी कभार नंबरिंग मीनिंगलेस भी हो सकता है और डिटरमाइन करना डिफिकल्ट भी हो सकता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, in an area if there are the 200 carat grass Parthenium hysterophorus। तो Parthenium hysterophorus कैरेट ग्रास को एक एरिया के अंदर 200 प्लांट है, but only a single huge banyan tree with a large canopy thickness stating that the population density of banyan is low relative to that of carrot grass amount to underestimating the enormous role of the banyan in that community। अब एक कम्युनिटी है, चलो समझ लो, उसमें 200 कैरेट ग्रास के छोटे छोटे प्लांट हैं और एक बड़ा सा बनियान ट्री है। तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई बनियान ट्री की डेंसिटी कम है, पर उसका वॉल्यूम देखो। सो कभी कभार क्या होता है, इन सच केसेस परसेंट कवर, कितना परसेंटेज वो कवर कर रहा है, और बायोमास इज अ मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो वहाँ पे नंबर को कंसिडर नहीं कर सकते, पर वहाँ पे शायद वो कितना एरिया कवर कर रहा है या तो उसका बायोमास कितना है वो हम लोग कंसिडर कर सकते। सो टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन ईजिली एडॉप्टेबल मेजर इफ पॉपुलेशन इज अ ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल और वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगेन समझ लो पॉपुलेशन इतना बड़ा है, काउंटिंग करना इम्पॉसिबल है या तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाला है, तो शायद टोटल नंबर काउंट करना एडोप्टेबल मेथड कंसिडर नहीं किया जा सकता। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ यू हैव अ डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पेट्री डिश, कि भाई एक डिश के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, मिलियन नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, देन व्हाट इज द बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट इट्स डेंसिटी। तो उनकी डेंसिटी कैसे मेजर करेंगे, एक एक बैक्टीरिया हम लोग नहीं गिन सकते। सो हमें क्या गिन लेना है, उनकी कॉलोनी कितनी। सो फॉर्मूला दिया हुआ है CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट,
इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलोनी आप काउंट कर लो, उनको सूटेबल डाइल्यूशन जो किया है वो डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पेट्री डिश। तो ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के ऊपर से आप लोगों को वो बैक्टीरिया की एग्जैक्ट डेंसिटी पता चल सकती है। नाउ समटाइम्स फॉर इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कभी कभार देयर इज नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन। कभी कभार एग्जैक्ट एब्सोल्यूट पॉपुलेशन जानने की ज़रूरत नहीं होती है। रिलेटिव मीन्स अप्रॉक्स डेंसिटी सर्व द पर्पस इक्वली वेल। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई हर बार हमें एग्जैक्ट नंबर की ही ज़रूरत हो, कभी कभार अप्रॉक्स या तो रिलेटिव डेंसिटी भी हम लोग इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आपके लिए 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल नंबर 1, नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप। तो नंबर ऑफ फिश का जो केचिंग किया गया है पर ट्रैप कि उनके लिए जो नेट हम लोग यूज़ करते हैं वो नेट के अंदर एक बार अगर आप पॉन्ड के अंदर लेक के अंदर डालो तो एक बार कितनी फिश आई इज़ गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। अब एक बार जितनी फिश आई है उसके ऊपर से शायद हम लोग अप्रॉक्स डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, वी आर मोस्टली ऑब्लिग्ड कंपल्सरी टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली। कभी कभार कंडीशन ही ऐसी होती है कि पॉपुलेशंस को हमें इनडायरेक्टली ही कंसिडर करना पड़ता है विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम। अब उनको काउंटिंग करने के लिए उनको देखना पड़ता है। अब हर बार वो एनिमल्स दिखे ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि टाइगर का पॉपुलेशन। अब टाइगर का पॉपुलेशन उनको ढूंढ के नहीं गिन सकते। सो टाइगर सेंसस और पॉपुलेशन इन अवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन दी पुग मार्क्स, मतलब उनकी फुटप्रिंट, एंड फिकल पैलेट्स, मतलब उनके अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। तो उनकी फुटप्रिंट और अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस को काउंट करके टाइगर का पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है पॉपुलेशन का और वो है पॉपुलेशन का ग्रोथ। सो इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की साइज अगर बढ़ती रहती है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉपुलेशन ग्रोथ। बट वी नो दैट कि कोई भी पॉपुलेशन की साइज, द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज़ नॉट अ स्टेटिक पैरामीटर, स्टेबल पैरामीटर वो नहीं है। ऑलवेज उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। इट कीप चेंजिंग विथ टाइम डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग, जैसे कि फूड की अवेलेबिलिटी, सेकेंड प्रिडेशन, थर्ड किसी का प्रेशर, एंड फोर्थ एडवर्स वेदर, मतलब ड्रास्टिक या तो कॉम्प्लेक्स वेदर। सो ऑलवेज पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है मतलब उसकी इंडिविजुअल्स के नंबर है टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। दे आर डिपेंडिंग ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स लाइक फूड की अवेलेबिलिटी है, प्रिडेशन है, प्रेशर है, एडवर्स वेदर, ड्रास्टिक या तो कॉम्प्लेक्स कंडीशन। इन फैक्ट it is this changes in population density that gives us some idea of what is happening to the population। तो population density के अंदर होने वाले changes हम लोगों को आइडियाज़ दे रहे हैं कि भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है, कि whether it is flourishing मतलब populations का ग्रोथ हो रहा है, और डिक्लाइनिंग मतलब population का ग्रोथ डिक्रीज हो रहा है। वट एवर माइट बी अल्टीमेट रीज़न चाहे 4 में से कोई भी हो या 4 में से नहीं भी हो, दूसरे भी कोई रीज़न हो, बट डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, दिए हुए टाइम में दिए हुए हैबिटेट के अंदर के पॉपुलेशन की डेंसिटी को फ्लक्चुएट करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए 4 बेसिक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 4 बेसिक प्रोसेस में से 2 ऑफ विच, 4 में से 2 नेटालिटी एंड इमिग्रेशन, बर्थ रेट एंड ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन के अंदर होने वाली एंट्री। ओके, सो बर्थ रेट एंड पॉपुलेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म की एंट्री, ये दोनों कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन डेंसिटी। इन दोनों की वजह से पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती है। एंड 2 C मोर्टालिटी एंड D इमिग्रेशन। मोर्टालिटी का मतलब है डेथ रेट एंड
इमिग्रेशन का मतलब है एग्जिट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन। इन दोनों की वजह से उसका ग्रोथ क्या होता है, कम होता है। तो वन बाय वन हम लोगों को चारों डिस्कस करने हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है नेटालिटी, refers to the number of birth during a given period in population that are added to initial density। पहले जो डेंसिटी थी उनमें अगर बर्थ की वजह से इंडिविजुअल्स को पॉपुलेशन के अंदर ऐड किया जाता है देन वो है नेटालिटी, जिसको बोल सकते हैं बर्थ रेट। कैरेक्टर नंबर 2, मोर्टालिटी is the number of death in the population during a given period। दिए हुए टाइम पीरियड में पॉपुलेशन के अंदर कितने इंडिविजुअल्स का डेथ हुआ वो है मोर्टालिटी, और बोल सकते हैं डेथ रेट। नंबर 3, आई वाला इमिग्रेशन। तो आई वाला जब भी इमिग्रेशन होगा आपको याद रखना है एंट्री। सो इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर। किसी और हैबिटेट से पॉपुलेशन के अंदर आता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। भाई 1 साल का टाइम पीरियड कंसिडर किया है, तो किसी और पॉपुलेशन से अगर सेम स्पीसीज वाले पॉपुलेशन के अंदर कोई इंडिविजुअल्स की एंट्री होती है तो वो आई वाला इमिग्रेशन है, एंड ई वाला इमिग्रेशन मतलब आपको कंसिडर करना है एग्जिट। is the number of individuals of a population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration। कि भाई 1 साल में हमारे पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल्स कोई और पॉपुलेशंस के अंदर गए हैं, then this is considered as a E वाला इमाइग्रेशन। ओके, अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिख रहा है, तो मिडल में लिखा हुआ है पॉपुलेशन का डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाने के लिए तो ये 2 प्लस किए हुए, जिसमें एक है नेटालिटी, बी मतलब बर्थ रेट, और दूसरा है आई वाला इमिग्रेशन मतलब आई लिखा हुआ है। तो ये दोनों की वजह से पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती है, एंड मॉर्टेलिटी, डेथ रेट एंड ई वाला इमिग्रेशन, इन दोनों की वजह से पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होती है। सो इफ n is the population density at टाइम t, बट t टाइम पे पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है n, देन पॉपुलेशन की डेंसिटी एट t + 1 टाइम पे कितनी होगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि भाई n t + 1 इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी n t b + i माइनस d + e, कि भाई जितना बर्थ रेट और एंट्री हुई है ऑर्गेनिज्म की उनमें से डेथ रेट और एग्जिट वाले ऑर्गेनिज्म को बात कर दो और इनिशियल डेंसिटी को उनके साथ जोड़ दो, तो वो हो जाता है डेंसिटी एट टाइम t + 1। Now you can see from above equation that population density will increase। कब increase होती है? if the number of birth plus the number of immigrant b + i is more than that the number of death plus the number of immigrant d + e। अब पॉपुलेशन डेंसिटी कब बढ़ेगी तो आप फॉर्मूला के अंदर देख सकते हो, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है तब ये पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ सकती है। नाउ अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। ये भाई नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन की डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। बाकी के जो 2 फैक्टर्स हैं अज्यूमिंग इम्पोर्टेंस ओनली अंडर अ स्पेशल कंडीशंस, तो एग्जिट और एंट्री वो कोई स्पेशल कंडीशंस में ही हो सकती है, वेयर इज बर्थ और डेथ तो नॉर्मल कंडीशंस में कंपलसरी हो सकता है। सो फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, नया हैबिटेशन अगर कॉलोनाइज्ड हो रहा, सो इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन बर्थ रेट। समझ लो कोई नई सोसाइटी बन रही तो वहाँ पे बर्थ रेट नहीं होगा, पर लोगों की एंट्री होने की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए वहाँ पे कौन ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करेगा? इमाइग्रेशन और एंट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो these are the general characteristics of populations।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।